नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट प्रीवियस ईयर इससे पहले हम करा रहे थे। प्रैक्टिस सेट आज से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला प्रैक्टिस सेट होगा, यूथ का प्रैक्टिस सेट है। पहले प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हम जो भी यहाँ पर प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश ये कीजिएगा प्रश्नों को बाद में समय मिले जब भी याद भी अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार याद करने से चीजें या देखने मात्र से चीजें याद नहीं होती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, लाइव टाइमिंग अभी जो है वो फिक्स नहीं है। लगभग 6 बजे के आसपास आप ये वीडियो देख रहे हैं और जैसे ही फिक्स होगी तो अलग से हम टाइम आपको बता देंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, मध्य युगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? आंसर की बात करते हैं। आपका आंसर यहाँ पर शेरशाह जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। शेरशाह के शासनकाल की जब बात करते हैं तो भारतीय मुद्रा के इतिहास में परीक्षण का काल के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें शुद्ध सोने के सिक्के, चांदी, तांबे के सिक्के, इन सभी का प्रचलन जो है वो था। और चांदी के रुपए की अगर तौल की बात करें तो 180 ग्रेन थी, जिसमें 173 ग्रेन विशुद्ध चांदी होता था, यानी कि शुद्धतम प्रतिशत भी काफी मात्रा में था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार इनमें से कौन था? तो उत्बी, यहाँ पर जो आप बी ऑप्शन देख रहे हैं ये बिल्कुल सही हो जाएगा। महमूद गजनवी के दरबार में शाहनामा के लेखक आपके फिरदौसी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ये, इसके अलावा उत्बी जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, ये सब विद्वान रहते थे। परंतु जो प्रश्न में पूछा गया था वो दरबारी इतिहासकार पूछा गया था। तो आपको याद रखना है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उत्बी जो है वो था। प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था? तो किसके तट पर था? कावेरी के तट पर जो है ये स्थित था। आपको ये भी पता होना चाहिए, जो चोल शासक था जिसका नाम था करिकाल, उसने ही कावेरी तट पर जो ये पुहार का बंदरगाह था उसको दुर्ग बनवाकर सुरक्षित जो है वो करवाया था। तो किससे संबंधित था, उनका नाम भी याद रख सकते हैं। यहाँ पर आंसर किसके तट पर? तो कावेरी नदी। अगला कह रहा है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो ये कई बार बता चुके हैं, ऋजुपालिका नदी। आपको पता है कि महावीर स्वामी जी की जब बात होती है तो इनका जन्म कब से पहले जरूरी है कि कहाँ, तो कहाँ? वैशाली। और वैशाली के अंतर्गत कुंडग्राम, कई बार कुंडग्राम आपसे लिखा देखने को मिल जाता है। इसके ज्ञात्रक कुल के और वज्जी संघ के प्रधान जो सिद्धार्थ हैं उनके घर में हुआ था, क्योंकि इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। फिर दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम जो है वो त्रिशला था। लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी, चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम जो है वो यशोदा था। और 30 वर्ष की जब एज इनकी हो गई थी तब इन्होंने गृह त्याग जो है वो किया था। और जो प्रश्न में पूछा गया था वो ज्ञानोदय को लेकर के, तो आपको पता होना चाहिए कि 42 जो वर्ष था उसकी आयु में इन्होंने महावीर जी जो थे इन्होंने जाम्भिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका जो नदी थी इसी के तट पर साल वृक्ष था उसके नीचे ज्ञान की प्राप्ति जो है वो की थी। ज्ञान जो प्राप्ति थी इसको इनकी लैंग्वेज में कैवल्य कहते हैं। तो कई बार कैवल्य लिखा रहता है तो पहचान जाइएगा कि किससे संबंधित यहाँ पर पूछा गया है। बाकी इनकी मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की उम्र में, पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राख का टीला इनमें से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित? तो आप कहेंगे संगन कल्लू करके, जो बी ऑप्शन देख रहे हैं ये आपका जो है वो सही होगा। बताया जाता है कि जो गोबर के उपले टाइप के बनाए जाते हैं ना, उसी में ही आग लगा दी गई और उसी से ही आपका ये राख से संबंधित जो टीला है वो देखने को मिला था। कुछ और भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कोल्डीवा से बन जाता है। कोल्डीवा से आपके धान की खेती या चावल की खेती जो है उसके प्रमाण जो है आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो ब्रह्मगिरी आपका ऑप्शन देख रहे हैं, यहां से आपका जो मानव कब्र है उसको लेकर के आपके अवशेष जो है वो मिले हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा अधिनियम है जिसके अंतर्गत पहली बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ जो है वो हुआ था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सही होगा। और जो ये अधिनियम था आपका, इसमें निर्वाचन पद्धति का जो आरंभ है वो सबसे इंपॉर्टेंट था, जिसमें निर्वाचन शब्द का प्रयोग जानबूझकर नहीं किया गया था। एक्चुअल में इसके लिए मनोनीत शब्द का प्रयोग किया जाता था। बाकी आंसर तो यही होगा 1892 वाला। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य इनमें से जो है वो क्या था? आंसर की बात करते हैं तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर नमक कानून को निरस्त करना, ये आपका सही हो जाएगा। आप सभी को पता है कि
महात्मा गांधी जी ने 78 टोटल अनुयायी थे, सहयोगी भी कह सकते हैं। तो उनके साथ साबरमती आश्रम में 12 मार्च 1930 को पैदल यात्रा की थी और टोटल 240 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो कवर की थी। और 6 अप्रैल 1930 को जो है ये पहुंचे थे, दांडी पहुंचे थे और यहाँ पर पहुंचकर इन्होंने नमक बनाकर कानून जो है वो तोड़ा था। यहीं से ही आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसकी स्थापना कब जो है वो हुई थी? तो आंसर की बात करते हैं, 1905 में जो है वो आपका हुई थी। 1905 में लंदन में आपका हुई थी। और लंदन में भी अगर बात करें तो उनका नाम है श्याम जी कृष्ण वर्मा। इन्होंने ही आपका, श्याम जी कृष्ण वर्मा जी जो थे, इन्होंने ही इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। और इन्होंने जो नाम दिया था इसी को ही इंडिया हाउस दिया था। जो ये नाम है ना, ये एक्चुअल में इंडिया हाउस हो गया था, तो इंडिया IH लिख दिया शॉर्ट में। उद्देश्य क्या था इसका? अंग्रेजी सरकार को आतंकित करके जो स्वराज्य है वो लक्ष्य को प्राप्त करना, ये मेन उद्देश्य था। यहीं से एक समाचार पत्र भी था जिसका नाम था सोशियोलॉजिस्ट, उसका प्रकाशन भी होता था। अगला कह रहे हैं, कौन सा कांग्रेस अधिवेशन जिसने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था? आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर बनारस, डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। बनारस अगर अधिवेशन की बात करें तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने जो है इसकी अध्यक्षता जो है वो की थी। और इन्होंने ही स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन जो है वो किया था। बाकी आपको पता है कि 19 जुलाई 1905 की तारीख थी जिसमें जो बंगाल विभाजन को लेकर के जो निर्णय है उसकी रूपरेखा जनता के सामने रखी गई थी और 20 जुलाई को विभाजन की घोषणा हो गई थी। ये चीज ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित किया और बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया था? तो जब भी राज्य को कब्जे में लेने को लेकर के बात होती है तो एक ही आपका नाम याद आता है, लॉर्ड डलहौजी का। इनकी जो हड़प नीति थी बस उसी के कारण ही ये जितने भी राज्य थे उसको मिला लेते थे। कम से कब तक समय था लॉर्ड डलहौजी का? तो 1848 से लेकर के 1856 के बीच में था। समय इसलिए मैंने बताया क्योंकि आपको पता है 1854 के टाइम में बंबई से ठाणे पहली ट्रेन चली, तो सब पूछा जाता है कि किसके टाइम में हुआ, इसलिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इन्हीं इसी हड़प नीति को जो है वो कहते हैं। इसके तहत क्या करते थे ये कि भारतीय राजाओं को पुत्र अगर नहीं हो रहे हैं तो इसकी स्थिति में गोद लेने का अधिकार नहीं था कि पुत्र को गोद लेने, तो राज्य का वो विलय कर लेते थे, आपस में मिला लेते थे और इस तरीके से हड़प लेते थे राज्य। अगला देखते हैं, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अच्छा, स्टार्टिंग के जो 10 क्वेश्चन देखे वो हिस्ट्री बेस्ड थे। यहाँ से अब देखेंगे तो ज्योग्राफी बेस्ड है क्योंकि इसमें सारे पोर्शन आते हैं। जैसे सुपर टेट का कोर्स होता है लगभग लगभग वैसे ही है। अगर आप अच्छे से तैयारी कीजिए तो बाकी चीजों में भी आपकी अच्छी तैयारी होगी। वीडियो लाइक जरूर करते रहिएगा जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे। 11 प्रश्न देखते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटेसी करके, जो आपका ऑप्शन दे रखा है। कहाँ की है ये? तो चीन की जो है आपकी नदी है। और अगर बात करें इसका जो क्षेत्र है, बहाव क्षेत्र है, तो वो 8,915 मील प्रति 6300 किलोमीटर इसका बहाव क्षेत्र है। अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। अगर मैं आपसे कहूं विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है। ये दोनों में अंतर को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, वृहत ज्वार कब आता है? वृहत ज्वार कब आएगा? तो आंसर हो जाएगा पहला वाला, जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो इसको कहते हैं वृहत ज्वार। और लघु ज्वार जो होता है वो जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी समकोण की स्थिति में होते हैं तो लघु ज्वार आता है। तो ये सूर्य और चंद्रमा तो यहाँ लिखा हुआ है परंतु यहाँ पर पृथ्वी नहीं लिखा है। अगर पृथ्वी भी लिखा होता तो फिर ये आपका क्या हो जाता? ये आपका हो जाता लघु ज्वार। तो यहाँ पर आंसर पहला हो जाएगा वृहत ज्वार। बाकी ये चीज तो आपको पता ही है कि सागरी जल का ऊपर उठकर तल की ओर आगे बढ़ने की जो क्रिया होती है उसको ही कहते हैं हम ज्वार। भाटा में नीचे की ओर जाता है। अगला कह रहा है, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, तो किससे होते हैं? भूमध्य सागर में जो है ये उत्पन्न होते हैं। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और प्रवेश जो करते हैं ये इधर से आपका चक्रवात जो है ये भूमध्य सागर से उठ के आप कहेंगे इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होकर भारत आते हैं। और भारत का जो उत्तर पश्चिम एरिया है उसमें ये राज्यों में वर्षा करते हैं। जो रबी की फसल है उसको व्यापक रूप से लाभ पहुंचाते हैं। तो ये सब इसकी विशेषताओं में हो जाएगा।
अगला भारत की स्थिति आपसे पूछी गई तो आपको पता है कि अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। तो कई बार इस तरीके के आसान क्वेश्चन आ जाते हैं और चारों ऑप्शन देखिए एक जैसे लगते हैं, तो कई बार गलती हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले की संख्या सकल आबादी का कितने परसेंट है? तो कितना परसेंट है? 31% है। आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 14 वर्ष से कम उम्र वालों की संख्या कुल आबादी का 31%। साख पत्र जो है वो पूछा गया दिया जाता है, तो साख पत्र किसको दिया जाता है? एक आयातकर्ता के द्वारा जो है वो दिया जाता है। इसको साख पत्र को ही हम क्रेडिट कार्ड भी कहते हैं। क्रेडिट कार्ड तो आपने सभी ने सुना ही है। ये हमेशा आयातकर्ता द्वारा जो है वो प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, कहाँ पर स्थापित है? कानपुर में स्थापित है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत औद्योगिक और अवसंरचना विकास की जो प्रगति है उसके लिए रूप में एक सार्वजनिक विकास के उपक्रम के रूप में जाना जाता है। अगला कह रहे हैं राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है अब तक, तो बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं, जनता सरकार आपका जो है यहाँ पर सही होगा। और लाया कब गया था इसको? 1978 में जो है इसको लाया गया था, तो सन भी आप याद रख सकते हैं। इसको गुन्नार मॉडल मिर्डल करके कहते हैं, मतलब इसके द्वारा प्रस्तुत है आपका रोलिंग प्लान ऐसे करके। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा M3। M3 बराबर क्या होता है? M3 बराबर होता है M1 और आपका प्लस में जो भी बैंक है उनकी जो भी जमाएं हैं, सावधिक जमाएं, उसको इसके अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट में बैंक लिख दिया है, वो आप समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किससे संबंधित है? तो ये वित्त मंत्रालय से जो है आपका संबंधित है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार का मंत्रालय है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जैसे कराधान, वित्तीय कानून है, वित्तीय संस्थान है, पूंजी बाजार है, केंद्र और राज्यों का जो वित्त है, केंद्रीय बजट से जुड़े जो मामले हैं, सब यही देखता है। वित्त मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? तो वित्त मंत्रालय की स्थापना हुई 1946 में। और अगर तारीख याद करना चाहते हैं तो 29 अक्टूबर की जो है ये तारीख थी। वर्तमान समय में वित्त मंत्री तो आप जानते हैं निर्मला सीतारमण जी हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21। भारत में स्थानीय शासन से संबंधित इनमें से जो घटनाएं हैं उस पर विचार कीजिए और उन्हें क्रम से लगाइए। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्रम से कौन सी आएगी? सबसे पहले आपका आएगा अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, थुंगन दिया है, जेबी राव और सिंघवी समिति। अशोक मेहता समिति आई थी 1977 में, तो ये तो आपका सामने लिख दिया हमने। परंतु बलवंत राय मेहता नहीं दे रखा है ना, तो बलवंत राय मेहता का समय जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत पूछी जाती है। बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी? 1956 में। थर्ड वाला देखेंगे सबसे पहले किसमें, केवल एक ही ऑप्शन है यानी सी वाला ही आंसर हो जाएगा। देखिए थर्ड तो किसी और में है ही नहीं, यानी थर्ड के बाद क्या आएगा? 4 आएगा, JV के राव समिति। JV के राव समिति का जो समय है वो 1985 है। अच्छा ये भी जरूर पता होना चाहिए कि किससे संबंधित था। जो बलवंत राय मेहता समिति है ये त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था से संबंधित था, परंतु जो अशोक मेहता समिति था ये द्विस्तरीय जो पंचायती राज है उसके गठन से संबंधित था। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस था। तो 3 हो गया, 4 हो गया। उसके बाद आएगा LM सिंघवी समिति। और ये भी समझ लीजिए कि JV के राव समिति किस लिए आई थी? तो ये बेसिकली आई थी जो भी ग्रामीण विकास है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, उसकी कैसे समीक्षा करने के लिए ये जो है वो आई थी। और बाकी आपका जो सबसे पहला ऑप्शन है PL सिंघवी समिति, ये आपकी कब आई थी? तो 1987 में। लोकतंत्र व विकास के लिए आप कहेंगे पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार करने के लिए ये इसका विकास किया गया था। और जो थुंगन समिति है ये कब आई थी? ये 1988 में आई थी। और इसकी अगर बात करें तो इसमें राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के लिए जो है इसे लाया गया था। यहाँ पर आंसर सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो वही आपसे पूछा गया है किससे संबंध में? तो या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, दोनों के दोनों आपके ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्टिकल आपको पता है
कि 368 संबंधित आपका एक आर्टिकल है, जिसकी जब बात होती है तो आप कहेंगे कि संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में जो है वो लाया जा सकता है, पर जो धन विधेयक होते हैं या फिर वित्त विधेयक जो होते हैं वो आपके पहले लोकसभा में प्रस्तुत जो है वो किए जाने के संदर्भ में प्रावधान है। भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से जो है वो लिया गया है, तो ये आपका कहाँ से लिया गया इन चारों में से, तो आप कहेंगे शून्यकाल संसदीय प्रक्रिया में भारत की ही देन है। तो यहाँ पर देखेंगे तो कोई ऑप्शन फिर नहीं होगा। और कब से ये आपका जारी है शून्यकाल, यहाँ पर तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, तो 1962 से जो है आपका ये जारी है। इसमें संसद बिना पूर्व सूचना के मामले जो है वो उठा सकती है। प्रश्नकाल और जो कार्यक्रम तय करने में के जो मध्य का समय होता है, प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य का जो समय होता है उसको कहते हैं शून्यकाल। अगर यहाँ टाइम बात कर रहे हैं भारत में, तो दोपहर के 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय जो है वो होता है। भारतीय जो संविधान प्रक्रिया है उसमें संविधान शब्द का उल्लेख नहीं था आपका, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अगला कह रहा है भारत में नागरिकता की इनमें से जो विशिष्टता है इनमें से कौन सा जो है वो सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। अनुच्छेद कौन सा है, बात होती है जब नागरिकता को लेकर के, तो भाग 2 है, और भाग 2 है पर अनुच्छेद आपका 5 से लेकर के 11 है, जिसमें इसको लेकर के नागरिकता को लेकर के उपबंध है। और कहाँ से लिया गया है आपका, या किसके समान है ऐसा करके क्वेश्चन बनता है, तो ब्रिटेन के समान आप कहेंगे जो एकल नागरिकता है उसका प्रावधान है। अगला क्वेश्चन आपका, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष इनमें से कौन था, तो सरदार पटेल जी आपका ऑप्शन सही होगा। आपको पता है कि नियम समिति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, संचालन समिति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और समझौता समिति जो राज्यों से संबंधित होती है ना उसके जवाहरलाल नेहरू जी, प्रारूपण समिति जो है वो आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, और सलाहकार जो समिति है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस तरीके से आपसे पूछी जाती हैं। इनकी उप समितियां भी होती हैं, जैसे अल्पसंख्यक जो उप समिति है वो HC मुखर्जी है सलाहकार समिति के अंतर्गत, और एक मूल अधिकार उप समिति है जो कि JB कृपलानी जी की है, तो वो दोनों सलाहकार समिति में ही आती हैं। यहाँ पर जो पूछा गया था वो सरदार पटेल जी आपका ऑप्शन सही होगा, जो कि आपसे प्रांतीय संविधान समिति से संबंधित पूछा गया था। और कुछ और भी हैं जो मैंने नहीं बताई है, जैसे संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू की है, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू जी की है, तो बेसिक्स ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से आप देखेंगे साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। हमारे शरीर में रक्त का जो दाब होता है वो होता है, तो किससे अधिक होता है उससे संबंध में क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है हमारे शरीर में रक्त का दाब। और इस चीज को समझ के रखिए कि जो रक्त दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष मापा जाता है, जबकि जो वायुमंडलीय दाब होता है वो आपका निर्वात के सापेक्ष जो है वो मापा जाता है। और इसमें भी सिस्टोलिक डायस्टोलिक करके होता है ना, 110 से 130 mmHg करके, और डायस्टोलिक जो होता है वो 70 से 80 mmHg करके होता है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि रुधिर दाब मापते किससे हैं, तो स्फेग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान किसके द्वारा नाम दिया गया था, तो ये जो है लैमार्क के द्वारा नाम दिया गया था। बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। डार्विन ने जो दिया था वो उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया है। अरस्तु को जो है वो जीव विज्ञान का जनक के नाम से जानते हैं। कैरोलस लीनियस जो है इन्होंने द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया था। कई बार पूछा था ना द्विनाम पद्धति किसने जो है वो दी थी, तो इन्हीं के द्वारा दी गई थी। और वर्गीकी का पिता भी जो है इन्हीं को कहा जाता है। तो जो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैंने आपको बता दिए। अगला देखते हैं, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक इनमें से कौन सा है, तो सेलुलोज आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। सेलुलोज आपका एक प्रकार का प्रोटीन होता है। सूत्र इसका क्या होता है, C6H10O5 और पावर में N करके, ये आपका एक पॉलीसेकेराइड जो है वो होता है। और सेलुलोज को हम एक प्राकृतिक बहुलक के रूप में भी जानते हैं। अगर सेलुलोज के स्रोत की बात करें तो जैसे कपास है, कॉटन रुई वगैरह, लकड़ी है, ये सब सेलुलोज के स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। कपास जो होता है लगभग शुद्ध सेलुलोज के रूप में जाना जाता है, अगर कभी पूछ लिया जाए। अगला देखते हैं, फोटोवोल्टिक सेल किससे संबंधित है, तो ये आपका सौर ऊर्जा से जो है वो संबंधित है।
फोटो वोल्टीय सेल अर्थात जो सौर ऊर्जा सेल है वो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में आप कहेंगे परिवर्तित करने वाली युक्ति होती है। सबसे पहले सौर सेल आया कब था? 1954 में। अगला, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष तो सभी जानते हैं, खगोलीय दूरियां जो होती हैं या बहुत ज्यादा लंबी दूरियां उनको मापने के लिए यूज किया जाता है। और एक प्रकाश वर्ष निर्वात में जो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है उसको कहते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये जो है इसके बराबर होता है। और अगर क्वेश्चन बन जाए कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो फिर पारसेक है, जो कि आपका 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। तो पारसेक सबसे बड़ी इकाई होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके मैथ के स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें 5 ही क्वेश्चन मैथ के आते हैं। आपको पता है कि 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, और अंकों का गुणनफल भी कह रहा है कि 8 है। तो आप ऑप्शन से ही देख लीजिए, यहाँ भी 4 2 जा 8 होगा, 8 1 जा 8 होगा, 3 2 जा 6 होगा, यानी सी ऑप्शन कट जाएगा। 4 दूनी 8 होगा, यानी भी ये भी हो सकता है। अब ये कह रहा है 18 जोड़ने पर, अब 42 में 18 जोड़िए। 42 में अगर आप 18 जोड़ेंगे तो 8 9 10, 4 1 5 और ऊपर एक हासिल लगेगा थे, तो 6 जीरो हो गया। पहले क्या था आपका? 42 था, अब तो संख्या 60 हो गई, तो नंबर तो बदला नहीं। ऐसे 24 को चेक कीजिए, 24 में 18 को जोड़िए तो 8 9 10 11 12, यहाँ 2 आ जाएगा। और इसी प्रकार 2 1 3 4 42, देखिए 24 था 42 हो गया, नंबर यही तो बदले। यही कह रहा था कि 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। 2 4 था, 4 2 हो गया, क्रम बदल गया। यही चीज आपका पूछी गई थी, डी वाला ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और अंकों का गुणनफल तो 8 है ही है, 4 दूनी 8 होता है। तो ऑप्शन से कर सकते हैं, जरूरी नहीं एक्स मान के करें। अगला देखते हैं। एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो गई, यानी बची कितनी? 95% जनसंख्या। और बची जनसंख्या में से 8% घबराकर जो कस्बा है उसको छोड़कर जो है वो चले गए। और यदि कस्बे की कुल जनसंख्या भी आपको यहाँ पर दे रखी है, तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या थी कितनी? तो आपको निकालना ये है, तो थोड़ा सा छोटा और कर देते हैं कि 5% जनसंख्या किसी महामारी में मृत्यु हो गई, तो बचा कितना? 95%। और इस 95% के बाद कह रहा है बची जनसंख्या में से 8% घबरा कर क्या हुए? चले गए। तो बच्चे टोटल का ही निकालेंगे, आप ये समझिएगा। तो टोटल का 100 में से घटाएंगे तो 92% बचेगा। 95 गुणे 92 और बटे में आपका 100। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी निकल करके आएगी 87.40%। अब यहाँ पर जो वैल्यू परसेंटेज में निकल के आई है, ये इसके बराबर है 88,274 के। तो यहाँ से आप निकाल देंगे कि शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या पूछा गया ना, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपकी वैल्यू जो निकल करके आएगी वो आएगी 87.40, और ये किसके बराबर हो जाएगी? 88,274 के। ये वैल्यू परसेंटेज में है, इस बात को ध्यान रखिए। परसेंटेज तो पता ही आपको, तो परसेंटेज लिखा नहीं मैंने। अब यहाँ से जब 100% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल करके आएगी? 1% की निकालेंगे तो बटे में वैल्यू आ जाएगी 88,274, और गुणे में आपका 100, और बटे में आपका यही परसेंटेज वाली वैल्यू 87.40 करके। इसको सॉल्व करेंगे, सीधे आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। आएगा आंसर कौन सा? बी वाला आंसर यहाँ पर आएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10201 का वर्गमूल कितना होगा? तो वर्गमूल तो जो नॉर्मल तरीका होता है ना रख करके, वैसे ही आप कर सकते हैं। आंसर यहाँ पर 101 का वर्गमूल जो है ये होगा। अगला क्वेश्चन आपका 3/4, 5/8, 7/12, 15/16, इसका एवरेज क्या होगा? एवरेज जब निकालते हैं तो पदों का योगफल बटे पदों की संख्या निकालते हैं। यहाँ पर पदों की संख्या 1 2 3 4 करके, और 3/4, 5/8, 7/12 और 15/16, इन सभी को आप अलग से जोड़ लीजिए। इन सबको अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा? बटे में आपका 48 आएगा, ऊपर बटे में क्या आएगा? तो 36 प्लस 30 प्लस 28 प्लस 45, इस प्रकार से आएगा। सबको जोड़ेंगे जो कि आपका 139 करके आएगा, और बटे में टोटल का 4 तो ऑलरेडी थे ना, जो कि पदों की संख्या थी, ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यानी कि 139
और बटे में आपका 48 गुणे में आपका 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 139 और बटे में आपका 192 करके, जो कि आपको ऑप्शन पहले वाले में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा विकल्प है 8.13 गुणे 10 की घात 6 के बराबर है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, दशमलव में वैल्यू दे रखी है, अगर आप 2 दशमलव इधर खिसका दें तो 10 की घात जो 6 दे रखा है इसमें से ही आपकी जो वैल्यू है वो घट जाएगी। यानी इसी को ही हम 813 और गुणे में आपका 10 की घात 4 भी लिख सकते हैं। बिल्कुल। अब 813 है, 10 की घात 4 का मतलब है 4 जीरो और लगा दीजिए। अब देखिए 813 सी वाले ऑप्शन की डी वाले में 1 2 3 4, यहाँ देखिए 4 जीरो लगे हैं, यही आपका आंसर डी वाला सही हो जाएगा। तो सारे हमारे खत्म हुए क्वेश्चन मैथ के। बढ़ते हैं हमारे हिंदी के प्रश्नों की तरफ। जो भी लोग वीडियो में बाद में जुड़ते जा रहे हैं, वीडियो लाइक जरूर सभी लोग करते रहिएगा ताकि हम आगे भी आपको सारे प्रैक्टिस सेट कराते रहें। और शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी जरूर करते रहिएगा ताकि आपके माध्यम से और लोग भी जुड़ते रहें। 36 प्रश्न, गोदान किसकी रचना है। तो गोदान किसकी रचना है, प्रेमचंद जी की रचना है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इनके द्वारा और रचनाएं जैसे निर्मला है, गबन है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, सेवा सदन है, वरदान है, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अज्ञेय जी की रचनाओं की जब बात होती है तो उसमें आपको देखने को मिलता है शेखर एक जीवनी करके, अपने अपने अजनबी करके। तो ये जो मेन रचना है ना वो पता होना चाहिए। अगला देखते हैं, बहुत दिन बाद देखना। तो इसका क्या मुहावरा होता है। तो बहुत दिन बाद मतलब होता है कि ईद का चांद होना, कहते हैं ना कि अरे यार तुम तो दिखाई नहीं देते, ईद का चांद हो गए, उस तरीके से बोला जाता है। तो आंसर आपका सी वाला जो है वो हो जाएगा। और अगर ऑप्शन देखिए पहला वाला, कोसों दूर होना, ये कहता है बहुत अलग होने का अर्थ के संदर्भ में। गुदड़ी का लाल होना कहते हैं जब गरीब के घर गुणवान उत्पन्न हो जाए उसको। और अब तब होना कहते हैं मरने के करीब होना उसको। अगला कह रहा है इनमें से सही वाक्य जो है वो सेलेक्ट करना है आपको। अब ईमानदार मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है, और ईमानदार मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है, व्यवहार है, गुण है। गुण होता है ना, तो डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। ईमानदारी, ईमानदार नहीं, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। अनिल, अनल का अर्थ क्या है। अनिल मतलब होता है आपका वायु, और अनल मतलब होता है आग। पहले ही ऑप्शन देखिए वायु और अग्नि से रिलेटेड दे रखा है। पक्षी दाना चुग रहा है, इसमें बताना है रेखांकित शब्द है, इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, पहला आप देख रहे हैं पंकज, ये नहीं होता है पक्षी में, बाकी अंडज, खग, नभचर ये सब के सभी होते हैं। यहाँ पर आपका एक पैसेज है जिसमें आपको बात की गई है प्री हिस्टोरिक मैन लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो करके, और यहाँ पर इस तरीके से प्रश्न पैराग्राफ का अगला हिस्सा है। इसमें जो क्वेश्चन है डायरेक्ट इनकी बात कर लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द आइटम्स लिस्टेड बिलो वाज नॉट फूड फॉर द प्री हिस्टोरिक मैन। तो आंसर यहाँ पर फॉसिल करके आपका हो जाएगा। इसमें पूछा गया था कि जो पैराग्राफ में दे रखे हैं सभी खाने वाली वस्तुएं, उसमें प्रागैतिहासिक मानव के लिए कौन से जो है वो नहीं थी, यही प्रश्न आपसे जो है वो पूछा गया था। तो यहाँ पर आपका आंसर लीव्स यानी पत्तियां वगैरह खाते थे, एक्स है, बनीज है, फ्रूट्स है, परंतु जो फॉसिल है जिसको हम कहते हैं जीवाश्म, उसको नहीं खाते थे, बाकी सारी चीजें तो खाते थे। आंसर यहाँ पर जीवाश्म जो है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, और आपसे पूछा गया है कि कौन से भाग में एरर है। यहाँ पर आपसे इस तरीके से 4 भाग दे रखे हैं। यू आर लर्निंग इंग्लिश, यहाँ पर यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश होना चाहिए, यहाँ पर आंसर पहले ही वाला होगा, ये वाला गलत है। यू आर लर्निंग इंग्लिश नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, यू हैव बीन और उसके बाद लर्निंग इंग्लिश, इस तरीके से। यानी आर वाला जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है ना, उसकी जगह हैव बीन का यूज जो है वो होगा। आपको ये भी पता है यहाँ पर आपका फॉर दिया गया है, तो सिंस फॉर का यूज कहाँ होता है, फॉर के साथ पीरियड ऑफ टाइम का यूज होता है ना, तो वो यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसकी हेल्पिंग वर्ब यही तो है, हैज बीन, हैव बीन करके, तो इसलिए ये इसका यूज होगा। आप क्लियर हो गया होगा, पहला आंसर हो जाएगा। डैश डैश डॉग इज फेथफुल एनिमल, तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पर आर्टिकल का यूज होगा। तो ए आपका यूज होगा, ए और एन का यूज ऑलरेडी बता चुके हैं, तो यहाँ पर ए डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, वॉवल कॉन्सोनेंट आपको देखना होता है। अगला कह रहा है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ डायरेक्ट सेंटेंस, आई आस्क्ड शीला इफ आई माइट नो हर फादर।
यहाँ पर आप देखेंगे तो आई आस्क्ड है, आस्क्ड आपका सेड टू में कन्वर्ट होगा तो सीला और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद इफ आई माइट है तो आई माइट जो आप देख रहे हैं में पहले ही आपका ऑप्शन सही होगा। आस्क्ड को जो है आप सेड टू में बदलेंगे सबसे पहला तरीका। फिर कंजंक्शन जो इफ लगी हुई है इसको हटा करके इन्वर्टेड कॉमा कॉमा का यूज करेंगे। उसके बाद जो माइट यूज हुआ है इसकी जगह मे का यूज होगा और स्ट्रक्चर आपका इंट्रोगेटिव होगा तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन मार्क है वो लग जाएगा। इस तरीके से पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला है आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सजेस्टेड वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव पासिव वॉइस के बारे में पूछा गया है। द वेटर फिल्ड द ग्लासेस विद वाटर, तो यहाँ पर आपका बी वाला आंसर होगा द ग्लासेस वर फिल्ड विद वाटर बाय द वेटर। ये आपका सही क्रम होगा। आपको पता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, इस तरीके से क्रम जो है ये चलता है। और अगर एक्टिव को पासिव में, एक्टिव से पासिव बनाना है तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन है कि 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था। अब यहाँ पर आपको करना ये होता है, जो भी यहाँ पर ईयर दिया गया है वो इसको ही 4 से डिवाइड करते हैं। वो देखिए ईयर दिया गया है 2020 तो हमने 2020 लिख लिया, इसी को ही 4 से भाग देंगे तो आपका जो पूरी पूरी वैल्यू आएगी वो 505 आएगी। इसके साथ साथ आपका जो मार्च महीना है इसका जो कोड होता है वो आपका कितना होता है, तो वो आपका 3 होता है। इसके अलावा आपका 1 मार्च की तारीख है तो यानी वो भी, यानी कि एक यहाँ और आएगा। इन सबको आपको देना है जोड़, तो जोड़ने पर जो वैल्यू आएगी उसी को 7 से डिवाइड कर देना है। जो जोड़ने पर जो आएगा वो 2 5 7 9 करके आएगा और इसको आपको डिवाइड कर देना है किससे, 7 से। 7 से डिवाइड करने पर जो भी आपका शेषफल होगा, शेषफल क्या बचेगा, 2 आपका शेषफल बचेगा। इससे आपका कोड पता लगाना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका संडे यहाँ पर निकल करके आएगा। वैसे इसमें बुक में जो तरीका दिया गया है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है क्योंकि इसमें मंथ कोड वगैरह पता होना चाहिए। बाकी इसको अलग से जानेंगे जब हम तो अलग से आपको अवश्य बताएंगे, अभी तो प्रैक्टिस सेट में आया तो डायरेक्ट बता दिया। यहाँ पर कह रहा है कि यदि उपयुक्त अनुक्रम का फर्स्ट पद सेकंड पद से थर्ड फोर्थ के साथ बदलता है इसी तरीके से वह कितने, 8 हैं टोटल यहाँ पर, जो कि अपने बाएं और साथ ही दाहिने नंबर से विभाजित हैं, आपसे पूछा गया है। यानी आपको सबसे पहले इसका क्रम बदल लेना है। जैसे 67 है तो 76 हो जाएगा, इसी प्रकार आपका 48 है तो 84 हो जाएगा। फिर जितने भी नंबर आएंगे उनमें से आप कहेंगे कोई भी ऐसा नंबर जो है वो नहीं होगा जो कि आपका, यहाँ पर कह रहा था ना ऐसे कितने 8 हैं, जो इतने भी कोई भी 8 नहीं आएगा जो अपने बाएं और साथ ही दाहिने दोनों नंबर से विभाजित हो। आंसर यहाँ पर 0 हो जाएगा। बाकी अगला देखते हैं आपका, बाकी इसको तो आप क्रम से लगा ही सकते हैं, तरीका मैंने बता दिया। 48 प्रश्न आपका है। यहाँ पर आपको करना ये होता है कि जितने भी यहाँ पर दे रखे हैं कि ए और बी में जो है आपका ए ग्रेटर है, इसी प्रकार बी और सी में सी जो है आपका बड़ा भी है और बराबर के संदर्भ में भी है, इसी प्रकार से आपकी ये पूरी लिस्ट दी गई है और साथ ही निष्कर्ष भी यहाँ पर दिए गए हैं और आपको बताना है कौन इनमें से फॉलो जो है वो आपका होता है। अगर हम यहाँ पर देखें कि जी और ई को लेकर के तो आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा क्या, जी जो है वो आपका एफ के बराबर है, बराबर में आपका एफ हो जाएगा। ये जो प्रश्न में दिए गए ना यहाँ से वैल्यू देखिए। उसके बाद एफ और सी में देखेंगे तो एफ और सी में सी जो है आपका बड़ा भी है और बराबर भी है, और उसके बाद सी और डी जो है वो आपके बराबर हैं, और डी और ई का जो संबंध है वो आपका डी जो है वो ई से आपका बड़ा भी है और बराबर भी है। पूछ क्या रहा है, जी और ई का संबंध, जी ये है ई ये है, तो आपसे यही तो कह रहा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों का है, तो ये वाला तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है। पहला निष्कर्ष एक तो निकल रहा है। दूसरे में आप देखिए इसी प्रकार से बना करके, अब ए और एच का देख लीजिए। अब यहाँ से आप बनाएंगे तो सबसे पहले ए से एच तक जाना है, ए बी, उसके बाद सी के साथ संबंध, उसके बाद सी और एफ के साथ संबंध, उसके बाद एफ और जी के साथ संबंध, जी और एच के साथ संबंध। अब यही पूछ रहा था ए और एच में, ए और एच में कह रहा था ए जो है वो ग्रेटर देन है एच के, तो ये यहाँ पर जो है आपका गलत है, यानी आपका केवल और केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ये आपका यहाँ पर सही होगा। बाकी तरीका इस तरीके से इसको किया जाता है। अगला देखते हैं 49 क्वेश्चन।
49 प्रश्न आपका है, NAAC समिति ने सरकार द्वारा अच्छी बुनियादी सुविधाएं और शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी देने के लिए बावजूद गुणवत्ता वाली शिक्षा को लागू करने में विफलता के लिए सरकारी कॉलेज की आलोचना जो है वो की और कार्रवाई के निर्देश दिए गए कि विफलता पर अपना पक्ष रखने के लिए कॉलेज को एक अवसर दिया जाना चाहिए। और दूसरा कह रहा है कॉलेज को शिक्षा के उद्देश्य को लागू करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कहा जाना चाहिए। तो आपसे पूछा गया सही कौन सा है, तो दोनों के दोनों ही आपके सही हैं, पहला ही सही होगा। एक और दो दोनों सशक्त हैं, यही बात ऊपर की भी गई है। 50 प्रश्न आपका है, किसी कोड भाषा में एक्सटरनेट को ये लिखा जाता है इसी प्रकार, टेक्नोलॉजी को ये लिखा जाता है तो इसी प्रकार, टॉलरेंस को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए टी के लिए क्या लिखा गया है, टेक्नोलॉजी में टी यहाँ है और इसके लिए 4 लिखा गया है, यानी इसके लिए भी 4 होगा। 4 तो आप देखिए डी ऑप्शन छोड़ के सभी में ही है। इसी प्रकार ओ के देख लीजिए, टॉलरेंस में ओ के लिए देखिए यहाँ पर ओ आ रहा है और पहला दूसरा तीसरा लास्ट तीसरे नंबर पे ओ यहाँ आ रहा है, यानी ओ के लिए 5 लिखा गया है, जो कि इनमें भी है इसमें भी है। अगले वाले में देखिए एल के लिए क्या है, तो टेक्नोलॉजी में एल यहाँ दे रखा है और यहाँ पर 8 दे रखा है, यानी 8 होगा। यानी ये वाला ऑप्शन ही आपका केवल बचा है, ये वाला नहीं और ये वाला भी तो बचा है। ये वाला नहीं, मतलब कहने का है कि ये ऑप्शन भी कट गया है, ये तो पहले ही कट गया था। अब ये और दोनों ऑप्शन बचे क्योंकि तीसरे नंबर पे 8 दोनों में है, चौथे पे 9 दोनों में है, फिर 1 भी दोनों में कॉमन है। सीधे पांचवे पे देखना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, छठे पे देखना है। 1 2 3 4 5 6। ए के लिए क्या लिखा जाता है, ए के लिए देखिए तो एक्स्ट्रानेट में ए आ रहा है, 1 2 3 4 5 पांचवें नंबर पे 1 2 3 4 5 6 लिखा जाता है। 6 किस में है, इसमें से देखेंगे तो 6 इसमें है, यानी सी वाला आंसर जो आप देख रहे हैं ये आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। तो इस तरीके से आप एक एक करके यहाँ पर वैल्यू देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मधुशाला जो है वो किसकी रचनाएं हैं, तो आप जानते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, मैथिली शरण गुप्त जी की भरत भारती रचना है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की आपका गीतांजलि सबसे ज्यादा फेमस है, जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी आंसू लहर। 52 प्रश्न है आपका, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य से है, तो किससे संबंधित है, तो ये आपके तबला से संबंधित है उस्ताद जाकिर हुसैन। रविशंकर जी, पंडित रविशंकर जी का संबंध किससे है, सितार से है। इसके अलावा सरोद का संबंध किससे है, तो अमजद अली खां जो है इनसे संबंधित है। और बांसुरी का हरिप्रसाद चौरसिया जी जो है उनसे संबंधित है। पन्नालाल घोष भी बांसुरी से संबंधित है। अगला कह रहा है भूत क्षरण किसके द्वारा जो है वो रोका जा सकता है, तो किसके द्वारा रोक सकते हैं, वनारोपण, ज्यादा से ज्यादा वन लगाएंगे तो उससे जो है आप रोक सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है, तो आर्थिक सर्वेक्षण आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है वो प्रकाशित होता है। आर्थिक समीक्षा जिसको हम इकोनॉमिक सर्वे के नाम से जो है वो जानते हैं, और प्रतिवर्ष जो है ये प्रकाशित होता है। अगला क्वेश्चन आपका है पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है, तो गोवा पणजी कई बार आपको पता है, तो बी वाला आंसर हो जाएगा। और गोवा में अगर क्वेश्चन बहुत डिटेल में बना तो इस तरीके से बन सकता है कि कब तक ये पूर्ण जो केंद्र शासित प्रदेश है वो रहा था, तो 1987 तक ये केंद्र शासित प्रदेश था, उसके बाद पूर्ण राज्य का दर्जा इसको मिल गया था। अगला है माले जो है वो किसकी राजधानी है, तो माले जो है मालदीव की राजधानी है, माले मालदीव की राजधानी है। और यहाँ पर जो राजभाषा चलती है उसका नाम है धिवेही, माही भी उसी कहते हैं। मालदीव में कुछ हिंदी भाषी लोग भी आपके रहते हैं। अगला कह रहा है भारत में राष्ट्रपति अपना जो कार्यकाल है वो पूरा होने के कितने समय के बाद अपना त्यागपत्र, कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको जो है वो सौंपते हैं, तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र है वो उपराष्ट्रपति को। अगला खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक कौन से राज्य में है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 10 नवंबर को जो है मनाया जाता है। इस बार की जो 2022 वाला जो था वही वाला अब तक हुआ है, उसकी जो थीम थी वो थी आपकी सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। 60 प्रश्न, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, तो ये आपका 1 दिसंबर को जो है आपका मनाया जाता है। अब यहाँ पर आपका इस बुक में मुझे नहीं समझ में आया कि इन्होंने 2022 की करंट अफेयर दे रखी है। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आपके आने हैं
तो 2022 की करंट अफेयर देने का क्या मतलब है, ये मुझे नहीं समझ में। मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं कि बुक कोई पुरानी हो, तो ऐसा भी नहीं है, बुक भी आपकी एकदम लेटेस्ट की है। उसके बावजूद 10 क्वेश्चन 2022 के करंट अफेयर देने का क्या मतलब है। चलिए, दिए हैं तो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन जो है वो किया गया था। तो ये आपका कब किया गया था? 14 से 20 अप्रैल 2022 तक। अप्रैल 2022 में किस राज्य में जलवायु कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन जो है वो किया गया? तो असम में जो है ये किया गया। रायसीना संवाद डायलॉग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें ये कथन दिए गए और नीचे ऑप्शन भी दिए गए हैं कि कौन सा सही है। तो तीनों के तीनों कथन यहाँ सही हैं। ये 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। इसके 7वें संस्करण का आयोजन 25 से 27 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में किया गया और इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। अगला, अप्रैल 2022 में 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भोपाल में जो है आपका किया गया। 26 से 30 अप्रैल 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका कहाँ हुआ? ये आपका हुआ था नई दिल्ली में। पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। IRAD परियोजना को किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च जो है वो किया गया? तो ये आपका लॉन्च चंडीगढ़ में जो है वो किया गया था। डी वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, अप्रैल 2022 में किस राज्य ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड जो है आपका बनाया था? तो किसने बनाया था? ये आपका बिहार राज्य के द्वारा जो है वो मनाया गया था। अगला है, 11 अप्रैल 2022 को जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में पहला नंबर जो है इनमें से कौन से राज्य को मिला था? तो गुजरात राज्य को पहला नंबर मिला था। किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? दक्षिण मध्य रेलवे। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन। गगन जो है इसका उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन जो है वो बन गई है? तो ये आपका इंडिगो जो है आपका बन गई है। अब इसके बाद यही बस इतने क्वेश्चन थे। इसके बाद आप देखेंगे गद्यांश आता है, जिसमें हिंदी का एक गद्यांश होता है कि सर्दियों के दिन थे, एक बालक सुबह के समय अकेले स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक स्टेशन था, रेल की पटरी के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नज़र रेल की पटरी पर गई। वह उखड़ी हुई थी। बालक ने घड़ी देखी, गाड़ी आने वाली थी। उसने सोचा कि अगर गाड़ी इस पटरी पर से गुजरेगी तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। अभी वह इससे आगे सोच भी ना पाया था कि गाड़ी की सीटी सुनाई दी। फिर क्या था? बालक के सामने एक ही लक्ष्य था, मुसाफिरों की जान बचाना। देखते ही देखते इंजन दिखाई देने लगा। बालक कूदकर दोनों पटरियों के बीच खड़ा होकर अपनी कमीज हिलाने लगा। ड्राइवर की नज़र उस बालक पर पड़ गई। उसने ब्रेक लगा दी, लेकिन गाड़ी बिल्कुल बालक के पास आकर रुकी। ड्राइवर ने क्रोध से पूछा, क्या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है? गाड़ी क्यों रोकी? बालक ने गाड़ी की उखड़ी हुई पटरी दिखाई और कहा, अगर मैं ऐसा ना करता तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। अब 71 प्रश्न इस पर है। बच्चे की कमीज हिलाना व्यक्त करता है बच्चे की किसके संदर्भ में? सूझबूझ को। तो आंसर पहला हो जाएगा। रेल ड्राइवर को क्रोध क्यों आया था? क्रोध इसलिए आया था क्योंकि बच्चे की जिंदगी का सवाल था। अगला, टूटी पटरी को देखकर ड्राइवर के मन में बच्चे के प्रति आया होगा तो भैया शाबाशी देने का भाव आया होगा। लोगों की जान बचाने का कार्य बच्चे के किस गुण को प्रकट करता है? तो ये प्रकट करता है आपका परहित को। डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बच्चे ने घड़ी क्यों देखी? तो बच्चे ने घड़ी इसलिए देखी क्योंकि रेल के आने का समय हो रहा था। और अगला देखेंगे तो एक और गद्यांश देखने को मिलता है, जिसमें भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी ना थी। सरकारी प्रयासों से काफी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं। वो क्षेत्र है खेलों का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतियोगी भी खेलकूद क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों के गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक और सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं और प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव, या कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, जितना इतना तो तय है कि खेलकूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगियों का नहीं, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का, मुंह तोड़ जवाब देने वाले जीवट का। इस तरीके से ये पैसेज था।
कुछ कठिन पैसेज नहीं था, समझ में आपको आ गया होगा। 76 इस पर बेस्ड क्वेश्चन है कि खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहां खेलों का राष्ट्रीय सम्मान है। गद्यांश के उपयुक्त शीर्षक इनमें से क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है खेलों का गिरता हुआ स्तर। अगला है खेलों के गिरते हुए स्तर का कारण इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है? तो खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान ये कारण में नहीं आएगा। खेलों पर नकारात्मक प्रभाव किसका पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है आपसी गुटबंदी होने का। और 80 प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है जो कि आपका है गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में कौन सा नहीं आता है? तो खेल जो है इसमें जो है वो आपका नहीं आता। इसमें इसके अलावा 4 डीआई भी आते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन। उसको हम इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, अलग से उसको समझने के लिए चाहिए। तो यही केवल 80 क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, परंतु उन प्रश्नों को आपको खुद से प्रैक्टिस अवश्य कर लेना है क्योंकि वही नंबर आपके बढ़ाएंगे। टोटल 80 में से कितने प्रश्न आपके सही रहे, अपना स्कोर भी कमेंट में अवश्य बताइएगा। लाइव टाइमिंग क्या रख सकते हैं हम आपके अकॉर्डिंग, वो भी अवश्य सुझाव बताइएगा कि कितने बजे की लाइव टाइमिंग रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है प्रैक्टिस कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।